रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पद्मा एक संस्कारी महिला थी जिसके पति की मौत एक कार दुर्घटना में बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उसके बाद से उसने अपने बेटे पुष्पेंद्र को बड़ी ही कठिनाइयों से पाला था, कभी सिलाई करके तो कभी लोगों के घरों में उनके घर का काम करके। वहीं उसके पति का एक कमल नाम का दोस्त था जो कि अक्सर उनके घर में आया जाया करता था और वो निस्वार्थ होकर हमेशा उनकी मदद किया करता था। एक दिन पद्मा अकेले बैठे हुए सोच ही रही होती है कि तभी कमल उनके घर आकर बोलता है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? और पुष्पेंद्र बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ और पुष्पेंद्र भी ठीक है। आप अपना बताओ, कैसे हो आप? घर परिवार में सब आपके कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक। आप बताइए क्या कर रही हैं आजकल? और भाभी जी पुष्पेंद्र भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अब काम पर जाने लगा है तो शाम को ही मिलेगा और मैं तो बस बैठी सोच रही थी क्यों ना पुष्पेंद्र की शादी करवा दूं। ये तो बहुत अच्छा सोच रही हो भाभी जी, इससे घर में भी चहल पहल हो जाएगी और आपको भी बहू का साथ मिल जाएगा। कोई लड़की देखी है क्या आपने उसके लिए? अभी नहीं, सोचा पहले पुष्पेंद्र से पूछ लिया जाए तभी आगे बात करूं। ये भी सही है। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, फिर आऊँगा। ऐसे ही कमल पद्मा के घर आकर उनका हाल चाल जान लिया करता था। वहीं शाम को पुष्पेंद्र के आने पर पद्मा उससे शादी की बात करती है, जिस पर पुष्पेंद्र बोलता है। माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसका नाम कुसुम है। वो कॉलेज में भी मेरे साथ ही पढ़ती थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या आप मेरी शादी उससे ही करवा दोगे? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। तुम मुझे उसके घर वालों से मिलवा दो। इतना कहकर पद्मा अपने बेटे के साथ रात का खाना खाने के बाद सो जाती है। अगली सुबह पुष्पेंद्र तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलते हुए बोलता है। माँ, मेरा टिफिन कहाँ रखा है? ये सुनकर पद्मा रसोई से टिफिन हाथ में लिए हुए आकर बोलती है। हाँ ये लो बेटा तुम्हारा टिफिन, और हाँ आज ध्यान से मेरी बहू से बात कर लेना ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर ले। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। पुष्पेंद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर वो लंच में कुसुम से बात करते हुए कहता है। कुसुम, माँ हमारी शादी के लिए मान गई हैं और वो तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने आना चाहती हैं, तो प्लीज तुम अपने घर पर बता देना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही जाकर माँ पापा से हमारे लिए बात करती हूँ, फिर तुम मम्मी को बता देना। दोनों बहुत खुश होते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब पुष्पेंद्र घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे कमल मिलता है और वो दोनों साथ में पुष्पेंद्र के घर आते हैं, जहाँ आकर पुष्पेंद्र बोलता है। माँ, कहाँ हो आप? मैं आ गया हूँ और साथ में आज कमल जी भी आए हैं। हाँ अभी आती हूँ, आप दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पद्मा चाय लेकर आती है और कमल और पुष्पेंद्र को देते हुए कहती है। नमस्ते कमल जी, कैसे हैं आप? लीजिए चाय पीजिए। और बेटा तुम भी लो। पहले ये बताओ, जो मैंने तुम्हें काम कहा था वो तुमने किया? हाँ माँ, कुसुम 1-2 दिन में बता देगी कि आपको कब घर आना है। पहले वो बात कर ले अपने घर में। चल सही है बेटा। और कमल जी, आपको मेरे साथ चलना होगा लड़की देखने पुष्पेंद्र के लिए। माफ करना भाभी जी, पत्नी जरा हॉस्पिटल में है तो मैं पूरा दिन वहीं रहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ बेटे ही चले जाएंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कुछ दिनों बाद पद्मा और पुष्पेंद्र शादी की बात करने कुसुम के घर जाते हैं और रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद कमल जी की मदद से उसकी शादी भी हो जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है। बहू के आने से पद्मा के घर में कमल जी का आना जाना भी कम हो गया था। ऐसे ही कई दिनों बाद कमल जी पद्मा के घर आकर बोलते हैं। कोई है घर में? अरे कमल जी, आप बहुत दिनों पर आए हो आज, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी जी सब ठीक है। वो मैं शहर से बाहर गया था ना, तो बस यहाँ इस तरफ आना ही नहीं हो सका। बहू, कमल जी के लिए पानी तो लाना जरा, और हाँ एक कप चाय भी बना दो। पद्मा की आवाज सुनकर कुसुम पानी का ग्लास लेकर आती है और जाने लगती है, जिस पर पद्मा बोलती है। बहू ये क्या, तुमने कमल जी से ना ही नमस्ते करा और उनसे बिना मिले चलती जा रही हो, ऐसा क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मैंने चाय चढ़ा रखी है ना गैस पर, इसलिए। और वैसे भी मैं तो इनको जानती ही नहीं। इतना बोलकर कुसुम वापस रसोई में चली जाती है। ये देखकर कमल बोलता है।
सही तो बोल रही है बहू। शादी के वक्त काम बहुत ज्यादा होने के कारण किसी से पहचान ही नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, अभी चाय लेकर आएगी तो पहचान करा देती हूँ आपकी। चाय बनने से पहले पुष्पेंद्र भी आ जाता है और कुसुम चाय लेकर आती है। तभी पुष्पेंद्र कमल को घर में देखकर बोलता है, अरे कमल जी, आप बहुत दिनों बाद आ जाए, कैसे हो आप? हाँ बेटा, शहर से बाहर गया था, कल ही आया हूँ और आज यहाँ पर काम से आना हुआ तो सोचा आप लोग से भी मिल लिया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। आप चाय पीजिए जब तक मैं आता हूँ। कुसुम, चाय दो कमल जी को। चाय ले लीजिए। रुको बहू, इनसे मिलो। ये कमल जी है, तुम्हारे ससुर जी के सबसे करीबी और अच्छे फ्रेंड। नमस्ते जी। नमस्ते बोलकर कुसुम वहाँ से कमरे में चली जाती है, जहाँ पुष्पेंद्र कुसुम से बोलता है, कुसुम, तुम मिलकर आई हो ना कमल जी से? अच्छे इंसान है ना वो? जानती हो, पिताजी के सबसे करीबी फ्रेंड हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से उनकी बात सुन रही हूँ। आखिर ये है कौन? अरे यार, अभी तो बताया ना तुम्हें कि मेरे पिताजी के फ्रेंड हैं। पता नहीं पिताजी के फ्रेंड है या माँ जी की। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? कम से कम ये तो समझ लो कि वो हमारी माँ है, कोई बाहर की नहीं है। आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर वो पिताजी के फ्रेंड होते तो अभी तक माँ जी के काम क्यों आ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो माँ जी का कोई बॉयफ्रेंड है जो पिताजी के जाने के बाद यहाँ फिर से आने लगा है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में पद्मा बाहर से आवाज लगाकर बोलती है, बहू और पुष्पेंद्र, यहाँ आना जरा। दोनों बहू बेटा बाहर आते हैं तो पद्मा उनसे बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, बस कमल जी को थोड़ा बाहर तक छोड़ा और बहू तुम ये कप ले जाओ। ये सुनकर अचानक ही कुसुम बोल पड़ती है, माँ जी एक बात बताओ, कमल जी इस घर के लगते ही क्या है जो आप कमल जी करती थकती नहीं है? बहू क्या हो गया तुमको जो आज तुम ऐसी बातें करने लगी? अरे कुसुम, तुम फिर शुरू हो गई। चुपचाप माफी मांगो माँ से और जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी इतने सालों से हमारे घर में आता जाता है, इसे हमारे घर की इतनी चिंता क्यों है? आखिर कौन है ये? अगर ये पिताजी का फ्रेंड है तो इसकी दोस्ती तो पिताजी के जाने के बाद ही खत्म हो जानी चाहिए थी। अब तक इसका नाता हमारे घर से क्यों है? क्यों आता जाता है ये हमारे घर में? अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ भी बिना समझे बोले जा रही हो। इस बुढ़ापे में मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो तुम? बुढ़ापा? कैसा बुढ़ापा? अगर बुढ़ापा समझती तो आप इनसे इतनी देर तक बात नहीं करती। बताइए क्या बात है जो आप छुपा रही हैं? कुसुम, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? माँ पर उंगली उठा रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। कृपा करके सब शांत हो जाए। और बहू, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरा क्या रिश्ता है इस घर से? तो सुनो, मैं इस घर का हनुमान हूँ, जिसका कोई रिश्ता ना होकर भी वो सारा कर्तव्य निभाता है। और तुम्हारी सास मेरी सीता माँ है। आशा करता हूँ तुम समझ गई होंगी। कमल जी और पुष्पेंद्र के समझाने के बाद कुसुम को समझ आता है कि उससे गलती हुई है और वो सबसे माफी मांगती है, खास तौर पर अपनी सास से। ओए, रुक क्यों गए? मुझसे शर्मा रहे हो क्या? नखरे करना बंद करो ना यार। You know I love you. प्लीज बरसो, इतना बरसो कि रुकने का नाम ही मत लो। नहीं बरसोगे ना? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। डिम्पल को इस तरह से बारिश में भीगते हुए उससे बातें करते हुए एक लड़का कार में बैठा बैठा देख रहा होता है और खुद से कहता है, हाय, ये लड़की सीधा दिल में उतर गई। मुस्कुराते हुए इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं भी इसके साथ भीग लूं क्या जाकर। वो अपनी कार से बाहर भीगने जाता ही है कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि रोहित उसको देखने के चक्कर में कार को बीच में ही रोक देता है, जिस वजह से जाम लग जाता है। और जैसे ही वो कार आगे करके बाहर निकलता है कि अचानक से डिम्पल गायब हो जाती है और रोहित वापस कार में बैठकर चला जाता है। मॉनसून का सीजन था, जहाँ देखो वहाँ लोग बारिश में कहीं न कहीं एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अपने सर पर पन्नी रखकर बारिश के पानी में चल रहे हैं, तो कुछ लोग बारिश में भीगते हुए भुट्टा खा रहे हैं। और वहीं साइड में चाय की टपरी पर लोग गरम गरम अदरक वाली चाय भी पी रहे हैं। इसी ठंड में कांपती हुई डिम्पल चाय वाले को कहती है, भैया जरा एक अदरक की मसाले वाली चाय देना। ये लो बिटिया। भैया चीनी कम तो डाली है ना? अरे गुड़िया, तुम हमारी रोज की ग्राहक हो, सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसे तुम्हें पसंद है। रोहित उसी जगह से अपनी कार से गुजर रहा होता है
कि उसकी कार बारिश के पानी की वजह से रुककर खराब हो जाती है और वो बाहर निकलकर अपनी कार को एक किक मारता है। लेकिन तभी उसे डिम्पल दिख जाती है और मुस्कुराते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, साथ ही उसे निहारता रहता है। तभी चाय वाला उससे कहता है, अरे भैया, आपको क्या चाहिए? अरे बताइए रे भाई साहब, क्या देख रहे हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं। चाय वाला आवाज लगाकर उससे पूछता है, लेकिन वो तो बस डिम्पल को ही देखता रहता है। ऐसे में डिम्पल की नजर उस पर पड़ती है और वो सीटी बजाकर उससे बोलती है, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से अंकल तुमसे कुछ कह रहे हैं। वो सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। अरे आप तो बहुत भीग गए हो। यहाँ खड़े हो जाइए और लीजिए गरम गरम चाय पीजिए। हाँ अंकल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, एक बार इनके हाथों की चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओगे। आप इतना कह रही हैं तो जरूर पीऊंगा। अंकल, एक इलायची मारकर चाय दीजिए। इस तरह बारिश रुकने तक दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और शायरियाँ करते हैं। चाय के नशे का आलम तो कुछ यूं है गालिब, कोई राय भी दे तो अदरक वाली बोल देते हैं। अच्छा जी, मुझसे बेहतर शायरी नहीं कर सकते आप चाय पर। ऐसा है तो सुनाइए। अर्ज किया है, आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए और केतली देखते रह गई। अरे वाह वाह भाई, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। काफी अच्छी शायरी कही है आपने। जब मैं कमाल की हूँ तो शायरी भी तो कमाल की ही होगी ना। हाँ वो तो है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी नहीं, अगर जानना है तो खुद पता लगाओ। हिंट दे सकते हो, जहाँ हो स्माइल के गड्ढे, वही है मेरा नाम। पहचानो मुझे और कर दो चक दे फट्टे। ओह, जहाँ हो स्माइल के पास गड्ढे, वही है तुम्हारा नाम। हाँ, मिल गया जवाब। तो बताओ। तुम्हारा नाम डिम्पल है, am I right? बिल्कुल सही समझे, इंटेलिजेंट हो। सो मैडम, आपका नाम गैस किया है मैंने, बदले में क्या मिलेगा मुझे? जो तुम बोलो। ऐसा मौका हर किसी को सिर्फ एक बार मिलता है। ओह रियली? तो तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा एक दिन। ओके, तो कल मिल जाना यहीं पर। ऐसे ही उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है और अगले दिन दोनों एक दूसरे को चाय की टपरी पर ही दोबारा मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं और डिम्पल के कार में बैठने के बाद रोहित गुनगुनाते हुए कार ड्राइव करता है, साथ ही उससे पूछता है, एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ ना, तो तुम क्यों बैठी हो मेरे साथ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं हो। इतना तो पहचानती हूँ मैं लोगों को। तो कैसा हूँ? अच्छे हो, अच्छी खासी बॉडी भी है। नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं हूँ। क्या फायदा, कोई लड़की किस भी नहीं करेगी। अरे तुम अच्छे हो, करेगी ना, जरूर करेगी। सच में करेगी? पागल हो तुम, नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम रोहित है। चलो हम अपनी जगह पर पहुँच गए। इतना बोलकर दोनों कार से निकलते हैं और गार्डन एरिया की तरफ आ जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा लेक भी होता है। दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बारिश। बारिश को एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। इसके अलावा बुद्धू? तुम्हें कैसे पता? सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। नहीं, प्लीज अभी बताओ ना। तुम्हारे लिए एक गाना है। अच्छा सुनाओ। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। रोहित। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में एक आदमी गरम गरम भुट्टे साइड में बेच रहा होता है और डिम्पल भागकर उसके पास जाती है और 2 भुट्टे खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश में भुट्टा खाते हैं। लेकिन डिम्पल पेड़ के नीचे से हटकर बारिश में भीगकर भुट्टा खाने लगती है, तो रोहित उससे बोलता है, अरे यार, भीगकर बीमार पड़ जाओगी, भीगो मत डिम्पल। अरे रोहित, तुम भी इधर आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है। नहीं डिम्पल। अरे आओ ना, इस मौसम को हम साथ में एंजॉय करेंगे। डिम्पल, यू आर सच अ मैड गर्ल। इस तरह दोनों बारिश में नाचने लगते हैं, एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, कीचड़ में भी खेलते हैं। तभी फिसलकर डिम्पल गिर जाती है और रोहित उसे अपना हाथ देकर उठाने की कोशिश करता ही है
कि डिम्पल उसे जानबूझकर अपने साथ कीचड़ में गिरा लेती है। रोहित डिम्पल के ऊपर गिर जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, तुमने जानबूझकर गिराया ना मुझे? तो क्या हुआ रोहित, लाइफ में कभी कभी तो फन करना चाहिए ना। देखो लग गई ना सर्दी, अब चलो कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मजे आ रहे हैं। और मॉल ले जाकर एक नई ड्रेस दिलाता है और डिम्पल की ड्रेस चेंज करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और रोहित उसे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देता है और फिर बोलता है, डिम्पल हम फिर कब मिलेंगे? जब ये बारिश दोबारा रिमझिम करेगी तब। फिर तो इस बारिश को दोबारा रिमझिम करनी ही पड़ेगी। अच्छा बाय। ऐसे ही जा रही हो क्या? ओ नो, हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलोगे ना डिम्पल, तुम्हें अपना बना लूंगा। दिन बीतते जाते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे से बार बार मिलते हैं और उस टाइम भी बारिश होती है। दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और उनका एक साथ बिताया हुआ वो पल उन्हें और भी ज्यादा करीब ले आता है, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित उसे सीसीडी ले जाता है और खुद कॉफी ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। ऐसे में डिम्पल खुद से बोलती है, आज तू बोल दे डिम्पल that you love him। ये बारिश ही तो है जो हमें बार बार मिलाती है और इस बारिश से भी मुझे बहुत प्यार है। पीछे खड़ा हुआ रोहित डिम्पल के दिल की बात जान लेता है और वहीं उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है। डिम्पल को आंखें बंद करने के लिए बोलकर वो उसके आगे एक केक लाता है, जिस पर आई लव यू डिम्पल लिखा होता है। साथ ही दो लड़के साइड में गिटार बजाने लगते हैं और डिम्पल का हाथ पकड़कर रोहित अपने घुटनों पर बैठकर उससे बोलता है, आई लव यू डिम्पल, आई लव यू सो मच। पहली नजर का प्यार हो गया था मुझे। तुम पूछ रही थी ना कि कैसे पता चला मुझे, तो मैं पहली बार सड़क पर भीगते हुए बारिश को एंजॉय करते हुए देखा था मैंने तुमको। सच रोहित, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू टू रोहित। इस तरह वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपने अपने घर वालों को बताकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी भी बारिश की बूंदों में संपन्न होती है और इस तरह वो दोनों अपनी लव लाइफ को मिलकर एंजॉय करते हैं। पायल खाना बनाकर अपनी बहू मधु को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू खाना बन गया, आके खा ले। उसके बाद तुझे दवाई भी तो खानी है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की आवाज सुनकर मधु खुद से कहती है, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से माँ जी चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर दर्द और बढ़ा रही है। मैं जल्दी से चली ही जाती हूँ। इतना बोलकर वो अपना सर एक कपड़े से बांध लेती है और बाहर जाकर अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी आपको नहीं पता कि मेरे सर में कितना दर्द है, फिर भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे मेरे मायके में किसी को पता चल जाता था ना कि मेरे सर में दर्द है, तो मेरी माँ किसी को चू भी नहीं करने देती थी। और अब आपका बस चले तो आप तो डीजे लगवा दे घर में। अगर आपकी बेटी तनु के सर में दर्द होता ना तब पता चलता आपको। बहू तेरे सिर में दर्द है ना, तो तू दवाई खाकर ठीक हो जा, बस यही चाहती हूँ मैं। अपनी सास को ताने देकर वो खाना खाती है और खाना खाकर दवाई लेकर कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाती है। शाम को उठने के बाद मधु अपना फोन चलाते हुए अपनी सास से बोलती है, वैसे लंच आपने अच्छा बनाया था माँ जी, पर मेरी माँ के खाने के आगे फीका ही है। तो बहू तू अपनी माँ को बुला ले, वो तेरे लिए खाना बना देगी। वो क्या है ना माँ जी कि मेरी माँ आपकी तरह सारा दिन घर में नहीं पड़ी रहती। वो मेरी भाभी के साथ घर के कामों में मदद करवाती है, फिर उन्हें स्कूल भी जाना होता है। ओफो, मैं भी किससे बोल रही हूँ जो आज तक घर के बाहर ही नहीं गई। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और शाम को जब उसका पति अक्षत घर आता है, वो अपने पति को ताने मारते हुए उससे बोलती है, अरे मुझसे अच्छा पति तो उस सोनी केके को मिला है। उसका पति कितना अच्छा है, हफ्ते में 2 बार तो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। और मेरा पति मुझे बाहर से कुछ खाने को नहीं लाके देता। खैर ताने मारने की तो आदत है तुम्हारी, पर ये केके का मतलब क्या होता है? केके
यानी कुत्ती कमीनी। और वैसे भी अगर अब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसे बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि बहू में तो संस्कार ही नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये जरूर सिखाया है कि पति को ताने कैसे मारते हैं, क्यों? इतना बोलकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और मधु अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको बाथरूम में बंद कर देती है। ऐसे में अक्षत बाथरूम के अंदर से बोलता है, ताने मारने के साथ साथ अरे ये कौन सा नया ड्रामा सीख लिया है तुमने? ताने सुनने के काम करोगे तो ताने ही दूंगी ना। अब सड़ते रहो अंदर बाथरूम में। पर जान, मैं तो फ्रेश होकर तुम्हें बाहर ले जाने वाला था ताकि तुम मुझे कभी ताने ना दे सको। पर कोई बात नहीं, जब तुम्हें जाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर वो तुरंत दरवाजा खोलती है और अपने पति से बोलती है, रहने ही दो, मुझे पता है तुम मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाने वाले। और अगर ले भी गए ना तो आ जाके कहाँ ले जाओगे? बस एक ठेले वाले के पास और बोलोगे, बेबी आज पैसे कम है, आज यहीं से खा लो, फिर कभी तुम्हें होटल ले चलूंगा। इतना कहकर वो नाराज होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते समय के साथ मधु के ताने भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और मधु अपनी सास के पास आती है और उसको कुछ पैसे देकर उससे बोलती है, माँ जी ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और आज सब्जी इन्हीं से ले आइए। बहू, आज मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तू आज रहने दे, मैं कल ले आऊंगी। और कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी दवाई ले आऊं। एक आप हैं जिनसे इस उम्र में काम नहीं होता और एक सामने वाली सुमी आंटी है, अरे 80 साल की है, फिर भी सारा काम कर लेती है। और एक आपका वो निठल्ला बेटा, अरे इतने पैसे भी नहीं कमाता कि मैं ढंग से उड़ा पाऊँ। अब बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, आपको खर्च करने हैं तो करो, वरना मुझसे मत कहो। अपनी बहू की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब रात को अक्षत घर आता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर अक्षत अपनी माँ से बोलता है, आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, आपको बहुत तेज बुखार है। और मधु की बातों को दिल पर मत लेना, उसकी आदत है ताने मारने की। और आपको पता है, मेरे घर आते ही उसने ही मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चल पागल, तू क्यों माफी मांगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बहू की कैसी आदत है? इतना बोलकर पायल अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसको दवाई देकर कुछ ही दिनों के लिए आराम करने के लिए बोल देते हैं। और अक्षत अपनी माँ को लेकर घर आता है और उन्हें आराम करने के लिए बोल देता है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर तनु अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है, जहां अपनी ननंद को देखकर मधु उसको ताने मारते हुए उससे बोलती है, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। भाभी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और रही बात मायके आने की, तो मुझसे ज्यादा तो आप अपने मायके में पड़ी रहती हैं। जब दिल किया तब पहुँच जाती हैं मायके। और जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर तनु अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चली जाती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। समय के साथ पायल की तबीयत भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधु आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और पायल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तनु अपनी माँ के पास जाती है और मधु को सुनाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में अपनी माँ से बोलती है, हटिए माँ, आज मैं खाना बनाती हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझ में ना आपके संस्कार हैं, मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। अपनी ननंद की ये बात सुनकर मधु किचन में जाती है और अपनी ननंद को ताने मारते हुए उससे बोलती है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ी संस्कारी हो। तुम्हारी सास ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं तुम्हारे जाने के बाद। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। हाँ, मेरी सास बनाती है खाना, पर मैं उनको बनाने नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं आपकी तरह मुसीबत देखकर मायके नहीं भाग जाती हूँ, और न ही आपके घर वालों की तरह ना मेरे घर वालों ने मुझे लोगों को ताने मारना सिखाया है।
देख रही है ना माँ जी, आपकी बेटी आप ही के सामने कैसे मुझे सुना रही है और मेरी माँ के बारे में बोल रही है। तनु, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी माँ के बारे में बोलो। माफ करना भाभी, अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुँची हो। आप खुद तो सोचो, जब आप अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती, आप बिना किसी गलती के ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? अरे आप भी तो अपनी सास को माँ समझ के देखो। मैंने जो भी आपको बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आप भी अपनी गलतियों के बारे में जरा सोचिएगा। तनु की बातें सुनकर मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो लोगों को ताने मारना हमेशा के लिए बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास, अपने पति और ननद से माफी भी मांगती है और अपने परिवार के साथ एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।